हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का चैप्टर जो है ग्रामीण विकास। जी हाँ, रूरल डेवलपमेंट के आज हम जो है 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं जिनके टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, विद आंसर आपको जो है 50 ऐसे एमसीक्यू आपको बताने वाला हूँ जो कि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है, कैसे आप इसको पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो है कि ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था जो है वो कौन सी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रूरल बैंक है, या कृषि पुनर्वितरण एवं विकास निगम है, या नाबार्ड है। तो आप सभी जानते हैं कि भैया जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आरबीआई जो है वो पापा है, तो इसी तरीके से रूरल क्रेडिट और डेवलपमेंट का जो पापा है उसका नाम है नाबार्ड। जी हाँ, ग्रामीण साख और विकास की जो शीर्ष जो टॉप का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अपेक्स इंस्टीट्यूट जो है उसका नाम जो है नाबार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 1000 बारी जो है पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कौन सी संस्था जो है वो किसानों को प्रत्यक्ष ऋण जो है वो नहीं प्रदान करती है। गाइस, ये क्वेश्चन आपके अभी प्री बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली बच्चों को, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई नाबार्ड जो है वो रूरल डेवलपमेंट के, रूरल क्रेडिट और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में टॉप का इंस्टीट्यूट है, वही क्रेडिट वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि भाई नाबार्ड जो है वो किसानों को डायरेक्ट लोन देता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। नाबार्ड का किसानों के साथ जो है, फार्मर्स के साथ जो है डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं होता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक देते हैं, आरआरबी देता है, जितने भी बैंक है वो सब देते हैं, लेकिन नाबार्ड का फार्मर के साथ डायरेक्ट जो है कोई भी लिंक नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके चांस दोबारा है एग्जाम में आने के। उसके बाद है रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 1000 बारी आया हुआ है, कह रहा है नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब हुई है। तो भैया एक पूरे प्रॉपर डेट आपको ध्यान रखनी है, 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ग्रामीण विकास के लिए नियोजित कार्यविधि के मुख्य मुद्दे क्या हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपको ग्रामीण विकास करना है, रूरल डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो उसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट हैं, किन किन चीज़ों को उसको करना पड़ेगा। भूमि सुधार करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, या इसमें से सभी। तो भैया हमें भूमि सुधार भी करना पड़ेगा, मानव पूंजी निर्माण भी करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा। अगर हमें ग्रामीण विकास करना है, ग्रामीण विकास करने के लिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं जो मैंडेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि नियोजित कार्यविधि ग्रामीण क्षेत्रों में लटकती और उभरती हुई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, 2 वर्ड इसने यहाँ पे यूज किए हैं, एक तो लटकती हुई और एक उभरती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछता है कि इसमें लटकती हुई जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है। ग्रामीण साख, ग्रामीण विपणन, ए और बी दोनों, और या धारणीय विकास। तो भाई इसका जो आंसर है, आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। लटकती हुई चुनौतियों के बारे में भी पूछ सकता है, उभरती हुई चुनौतियों के रिगार्डिंग भी पूछ सकता है। लटकती हुई चुनौतियों के अंदर ग्रामीण साख और ग्रामीण विपणन को इंक्लूड किया जाता है, जबकि उभरती हुई चुनौतियों के अंदर जैविक कृषि वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं। जैविक कृषि अभी एग्जाम में है नहीं, तो इसलिए वो खासकर आपसे लटकती हुई चुनौतियों के रिगार्डिंग ही पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसमें लटकती हुई चुनौतियों के रिगार्डिंग बात की है। ठीक है, मतलब लटकती हुई चुनौतियों का कहने का ये मतलब है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक ही जगह फंसी हुई है, किसान इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्रेडिट के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, उसको यहाँ पे लटकती हुई चुनौतियाँ कहा गया है। और उभरती हुई चुनौती मतलब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, जैसे जैविक कृषि वगैरह हो गया, या रोजगार के और कई नए नए अवसर हो गए, वो हो गई उभरती हुई चुनौतियाँ। ठीक है, उसके बाद कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई है। तो भैया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की जो स्थापना है, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। सन 1975 में जो है आरआरबी बैंक की स्थापना की गई थी। कृषि उपकरणों के लिए लिया गया ऋण क्या कहलाता है, कि अगर आप लोन ले रहे हैं कृषि के उपकरणों को बाय करने के लिए,
तो किसानों की जो देखो लोन की डिमांड है उसको हम 3 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, मिडिल टर्म में। तो हर लोन का जो शॉर्ट टर्म के लोन किस पर्पस के लिए लेते हैं, मिडिल टर्म का लोन किस पर्पस के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म का लोन किस पर्पस के लिए लेते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कृषि उपकरणों के लिए जो लोन लिया जाता है उसको मिड टर्म लोन कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीनों में से शॉर्ट, मिडिल या लॉन्ग, इन सबका टाइम पीरियड क्या होता है और कौन सा लोन किस पर्पस के लिए लिया जाता है, आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म लोन किसके लिए, इसका टाइम पीरियड क्या है, मिडिल टर्म लोन किसके लिए, इसका टाइम पीरियड क्या है, लॉन्ग टर्म लोन किस पर्पस के लिए और इसका टाइम पीरियड क्या है। कह रहा है साख कृषि परिवारों के लिए, साख जो है लोन जो है वो कृषि परिवारों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है, क्योंकि वो उनके लिए जो है जीवन रेखा क्यों है। कह रहा है ए ऑप्शन में कहता है कि भारत में अधिकतर जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत जोत वाले हैं। बी ऑप्शन में कहता है कि फसल को बोने और बिक्री के बीच की अवधि काफी लंबी होती है। सी में कहता है दोनों, या डी ऑप्शन में कहता है कि केवल ए। सो गाइस, किसानों को जो साख की जो जरूरत होती है उसके लिए जीवन रेखा के रूप में इसलिए कार्य करती है क्योंकि भाई पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन ठीक है। जब तक किसान फसल उगाता है, जब तक उसकी बिक्री होती है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके लिए उसको पैसों की जरूरत होती है। और जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो छोटे और सीमांत जोत वाले हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कह रहा है अल्पकालीन साख की आवश्यकता का संबंध किससे है। जैसे ऊपर वाले में पूछ रहा था मिडिल टर्म कि अगर हमें उपकरण वगैरह खरीदने तो उसके लिए कौन सा साख चाहिए। अब कह रहा है अल्पकालीन साख जो होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, वो किसान किस पर्पस के लिए करता है, खाद बीज उर्वरक को खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, या ए और बी दोनों। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, शॉर्ट टर्म वाला जो होता है वो इसके लिए होता है, मिडिल टर्म वाला इसके लिए, लॉन्ग टर्म वाला भूमि वगैरह के लिए होता है। तो आपको तीनों तरीके के लोन का टाइम पीरियड और कौन सा लोन किस पर्पस के लिए जो है बाय किया जाता है, किस लिए लिया जाता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। अब जैसे अगले क्वेश्चन में कहता है कि 5 वर्ष से अधिक अवधि के जो ऋण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो भाई जो 5 साल से ज्यादा के लिए होते हैं उसको लॉन्ग टर्म के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म का भी टाइम पीरियड आपको जो है ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि ग्रामीण साख का जो स्रोत है वो कौन सा है, द सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। अब देखो ग्रामीण साख के दो तरीके के, एक होते हैं संस्थागत और एक होते हैं गैर संस्थागत। उसने यहाँ संस्थागत या गैर संस्थागत नहीं पूछा, उसने बस बोला कौन सा सोर्स है, साहूकार है, आरबीएल है, वर्ल्ड बैंक है, या इसमें से कोई नहीं। तो भाई साहूकार जो होते हैं ये गैर संस्थागत स्रोत का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें से ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि केवल यही जो है लोन प्रोवाइड करता है, रूरल क्रेडिट। आरबीएल, वर्ल्ड बैंक जो है रूरल क्रेडिट का काम नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत कौन सा है। ऊपर केवल ये बोलता सोर्स बताइए, अब वो पूछ रहा है गैर संस्थागत। इसमें महाजन, साहूकार और ये जमींदार, महाजन वगैरह जो होते हैं इसमें इसको शामिल किया जाता है। बाकी ये जो सारे के सारे हैं कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव वगैरह, ये आपके जो है आरआरबी वगैरह जो है ये आपके संस्थागत स्रोत हैं। अगर संस्थागत पूछता तो ए, बी, डी जो है ये संस्थागत हैं, और जो सी ऑप्शन है महाजन, साहूकार वगैरह ये आपके गैर संस्थागत स्रोतों के एग्जाम्पल होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, कई बार आए हुए, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कह रहे हैं मध्यकालीन साख की अवधि जो है वो क्या होती है। तो भाई 12 महीने से लेके 5 साल तक के जो लोन होते हैं वो मध्यकालीन ऋण के लिए लिए जाते हैं। लॉन्ग टाइम का टाइम पीरियड 5 साल से ज्यादा और 12 महीने से कम का जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन का एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद कहता है कि भारत में जो मापतोल की जो मैट्रिक प्रणाली है वो कब से प्रारंभ हुई थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर वाला जो सिस्टम है वो सन 1958 में जो है, सन 1958 में इंडिया के अंदर जो है स्टार्ट किया गया था मीटर सिस्टम, तराजू वगैरह जो होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस जो है इसके कहीं ज़्यादा हैं। उसके बाद कह रहा है कि भारत में सहकारी साख आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था। सहकारी साख आंदोलन ये भी एक बहुत ही अच्छा है, अगर आप रूरल डेवलपमेंट पढ़कर जा रहे हैं, आपका सिलेबस के अंदर है और आपने सहकारी साख आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ा तो भैया आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। सहकारी साख आंदोलन जो है सन 1901 में जो है स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है।
किसानों की साख संबंधी आवश्यकताओं को कितने उसमें वर्गीकृत किया जाता है? साख संबंधी आवश्यकताओं को क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि किसानों को जो लोन की जो जरूरत होती है वो किस पर्पस के लिए होती है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए होती है, नॉन प्रोडक्शन पर्पस के लिए होती है, या दोनों के लिए होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई किसानों को प्रोडक्शन पर्पस के लिए भी चाहिए होता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग अलग पर्पस के लिए। और अनप्रोडक्टिव पर्पस का मतलब शादी हो गया, ठीक है, और हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर्पस के लिए भी किसानों को लोन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों ही इसका एग्जांपल है, ठीक है। किसानों को जो लोन की जरूरत पड़ती है, साख की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है केवल वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हो, कोई अन्य पर्पस भी हो सकता है उसका, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि शादी वगैरह अगर कुछ करनी है या कुछ भी करना है, अदर पर्पस जो होता है, उसके लिए भी इसको लोन की जरूरत पड़ती है। तो दोनों इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है सहकारी साख समितियों के उद्देश्य जो हैं वो क्या हैं? गाइज ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है। सहकारी साख समितियों के जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं किसानों को समय पे लोन देना, महाजन के प्रभाव को कम करना और साख सुविधाएं को जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक फैलाना, सहकारी साख समितियों के उद्देश्य हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि एसबीआई की जो स्थापना है ये कब हुई है? तो ये भी एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें एसबीआई, इंपीरियल बैंक वगैरह इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एसबीआई की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 बार ये एग्जाम में आया हुआ है कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं इनका राष्ट्रीयकरण, इनका नेशनलाइजेशन जो है वो कब किया गया था? तो 1969 में जो है इनका व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। केंद्रीय बैंक का अलग है, व्यापारिक बैंकों का अलग है। केंद्रीय बैंक का 1949 में है, कमर्शियल बैंकों की अगर हम बात करें तो 1969 में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि ग्रामीण बैंक की बहु एजेंसी प्रणाली में किस किस को शामिल किया जाता है? आरआरबी, कमर्शियल बैंकों को, भूमि विकास बैंक को, सहकारी साख समितियों को, या उपरोक्त सभी? गाइज ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। बहु एजेंसी प्रणाली जो है ग्रामीण बैंकों के अंदर, मतलब बहु एजेंसी प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि जो रूरल एरिया के अंदर जो रूरल क्रेडिट का काम करती हैं वो बैंकिंग, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, उसमें कौन कौन शामिल हैं? आरआरबी भी काम करता है, कमर्शियल बैंक भी रूरल क्रेडिट का काम करते हैं, भूमि विकास बैंक भी काम करते हैं, सहकारी साख समितियां भी काम करती हैं, ये सब जो है रूरल क्रेडिट का काम करते हैं और इन सबको बहु एजेंसी प्रणालियों में जो है शामिल किया जाता है। उसके बाद वह कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में कि भारत में ग्रामीण साख प्रणाली में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं होती है। गाइज ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है इसके अंदर। कह रहा है कि भारत में ग्रामीण साख प्रणाली में आरबीआई की कोई भी भूमिका नहीं है, मतलब आरबीआई का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, रूरल क्रेडिट के अंदर उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, आरबीआई कोई भी रोल प्ले नहीं करता। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? सो गाइस ये बात जो है बिल्कुल ही गलत है। आरबीआई की जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है रूरल क्रेडिट के अंदर, ठीक है। हर कोई भी सेक्टर हो भैया, आरबीआई की भूमिका जो है वो हर जगह होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो। रूरल क्रेडिट की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, अगर आपने बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो भाई आप इसके रिगार्डिंग आपको अलग से नोट में भी मेंशन करके दे रखा है ग्रामीण साख के अंदर आरबीआई की भूमिका जो है क्या है, आरबीआई ने क्या क्या चीजें की हैं रूरल क्रेडिट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट जो है पूरी की पूरी गलत दे रखी है। अब ये कहता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनसे लोन लेने के लिए सिक्योरिटी जो है वो अनिवार्य होती है, प्रतिभूति आपको कुछ गिरवी में रखना पड़ेगा तभी जाके आपको जो है लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है? सो गाइज ये भी बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको इनसे लोन वगैरह लेना है तो विदाउट सिक्योरिटी आप इनसे जो है लोन ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो रूरल क्रेडिट के अंदर बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूरल क्रेडिट के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी आना ही आना है। ये कुछ लोगों का समूह होता है जिसमें लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को जो है जमा करते हैं और जो भी इसके मेंबर्स होते हैं वहाँ पे जिसको भी लोन वगैरह की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की नीड होती है, उनको जो है ये बहुत ही चीप इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको लोन वगैरह जो है अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के जो दोष हैं वो इसमें से क्या है? ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली जैसे कि हमने ऊपर कई सारे पढ़े कि भाई ये सभी जो हैं
ये सभी ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के अंदर जो है बहु एजेंसी प्रणाली में इनको शामिल किया जाता है। तो इनके ड्रॉबैक्स आपसे पूछ रहे हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। साख के लिए जमानत एक तो अनिवार्य, मतलब आपको गिरवी रखना पड़ेगा, तभी आपको जो है कमर्शियल बैंक, आरआरबी हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, साख समिति हो गया, ये आपको तभी लोन देंगे जब आप गिरवी में कुछ रखोगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। लोकवाद जो है क्या होता है ये आप देखना, और ऋण चाहने वालों को ऋण ना मिलना, जिसको लोन चाहिए उसको ना मिलना। तो भाई अगर आपने बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, वैसे तो ये सब्जेक्टिव के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। जब सब्जेक्टिव पेपर आता था तो इसके ये ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के दोष एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के दोष हैं, बैकवर्ड हैं, कि जिसको लोन मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और इनसे जो ग्रामीण बैंकिंग है किसानों से लोन जो है, किसान जानबूझकर लोन जो है कुछ तो जो पे कर सकते हैं वो जानबूझकर पे नहीं करते, ठीक है। तो ये लोन रिकवरी के अंदर मामले में ढीले हैं। तो भैया ये सारे के सारे इनके ड्रॉबैक्स हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आने के इसके चांस हैं। कृषि विपणन के कह रहा है, कृषि विपणन में केवल उत्पादन और पैकेजिंग को शामिल किया जाता है। गाइस ये क्वेश्चन मैंने आपके प्री बोर्ड एग्जाम से ही लिया गया है, ठीक है। तो प्री बोर्ड एग्जाम में जो है ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कृषि विपणन होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसमें केवल प्रोडक्शन और पैकिंग को इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा भाई इसमें पैकेजिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, मार्केटिंग होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर टर्म है, इसके अंदर कोई एक चीज़ या दो चीज़ें शामिल नहीं है। इसके अंदर जब तक किसान फसल को उगाता है, उगाने से लेकर बेचने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ वो करता है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट होती हैं। तो इसके अंदर केवल प्रोडक्शन और पैकेजिंग के अलावा कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किसान अपने उत्पाद की आपात बिक्री करते थे। क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है? पहले तो आपको आपात बिक्री के रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि आपात बिक्री जो है वो क्या होती है। आपात बिक्री का मतलब होता है कि जो किसान है वो अपनी फसल को बेचारे मजबूरन महाजन को, साहूकारों को जो है उनको बेचनी पड़ती थी, क्योंकि वो उनसे ऋण लिए रहते थे। तो वो सोचते थे कि हमारा चलो एक ऋण ही उतर जाएगा, और वो क्या करते थे, वो जो है महाजन, साहूकार वगैरह इनकी फसलों के बहुत ही कम दाम जो है वो देते थे, उसको आपात बिक्री कहते हैं। तो क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। उनके पास किसान बेचारा मजबूर था, जानबूझ के या ये अनजाने में कह सकते हो, वो तो ये चाहता था बेचारा बस उसका लोन उतर जाए कैसे भी करके, तो वो अपनी फसल को इनके पास बेचा करता था, उसको आपात बिक्री कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करते हैं कि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। गाइस ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी कंपलसरी है, और अब तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें भी मैंडेटरी है कि किस सरकार जो है क्या क्या स्टेप ले रही है मार्केटिंग को सुधारने के लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारने के लिए। सरकार ने मंडियां बनाई है, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी, MSP, ये तो एक बहुत ही तगड़ा मुद्दा है जो भी किसान अभी तक बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं। सहकारी कृषि विपणन समितियां बनाई है या उपरोक्त सभी। तो किस सरकार ने ये सारी चीज़ें की हैं विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए, ठीक है। तो और भाई मैं आपको पहले बता रहा हूँ MSP जो है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, आप इसके रिगार्डिंग भाई बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अभी तक जो किसान है, अगर आप एक्टिव रहते हो न्यूज़ वगैरह पे भाई, अभी तक जो वो मामला है किसान आंदोलन वगैरह, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या चक्कर है इनका, आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो भाई आप MSP के रिगार्डिंग जो है ना बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। MSP के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी एग्जाम में आना ही आना है, और जो भी अभी करंट में चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि भैया जो भी बिल वगैरह आया था उस बिल के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन मैंडेटरी है इसके ऊपर। उसके बाद कहता है कि श्वेत क्रांति जो है उसका आरंभ कब हुआ था। गाइज ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कुछ भी कह सकते हो। 1966 में श्वेत क्रांति का जो है आरंभ हुआ था। उसके बाद कह रहा है किस राज्य से श्वेत क्रांति का आरंभ हुआ था। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है, श्वेत क्रांति जो है कई सारी क्रांतियां होती हैं,
ठीक है। आपको केवल 2-3 ध्यान रखनी है। एक तो आपको हरित क्रांति याद रखनी है जो कृषि के उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड है, और जो श्वेत क्रांति है ये किससे रिलेटेड है, ये गाइज दूध से रिलेटेड है, दूध के उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रांतियां कई सारी है लेकिन आपको 2-3 ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। और गुजरात से जो है ये शुरू हुई है, इसका जो लिंक है वो गुजरात से है। गुजरात के अंदर दूध की प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना, ये इसका जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं एक रिपीटेड क्वेश्चन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि श्वेत क्रांति के पिता जो है वो किसको माना जाता है, श्वेत क्रांति का जो फादर है वो कौन है भैया। श्वेत क्रांति का जो फादर है ना तो दादा भाई नरोजी है, ना मैन्युबीस है, ना VKRV राव है, वर्गीस कुरियन जो है इनके श्वेत क्रांति के पिता हैं। ठीक है, इनकी इस चीज़ की डेवलपमेंट जो आइडिया जो ये सब कुछ है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ को, वो जो है वर्गीस कुरियन जो हैं इसके पिता माने जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसका लिंक दूध वगैरह से है तो भैया एक बारी अमूल जो दूध जो आप पीते हैं इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसका नाम आपको पूरा जो है वो नहीं पता होगा, ये गारंटीड है। अगर आपको पता था अमूल की पूरी फुल फॉर्म तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे अमूल का पहले से ही पूरा नाम जो है पता था। तो इसका जो पूरा नाम है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, एक है आकाश, एक है अनमोल, एक है अंदाज और एक है आनंद। तो आपको पता होना चाहिए अमूल का जो पूरा नाम है वो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ही है। सारा के सारे जो जन्मदाता हैं ये वर्गीस कुरियन जी ही हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ MSP के रिगार्डिंग आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। MSP का जो आरंभ है वो 1966 से लेकर 1967 में हुआ था, मतलब जब हरित क्रांति वगैरह जब आई थी तो ही जो है MSP का आरंभ हुआ था। और MSP क्या होती है, MSP जो है वो संतुलन कीमत से, बाजार कीमत से जो है ऊपर सरकार जो है डिसाइड करती है। ठीक है, क्या होती है, कब आई थी, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, और अभी वो जो बिल आया है उसके अंदर क्या बात चल रही है MSP की, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। भाई आप ये बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो रूरल डेवलपमेंट का ही टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक है। क्वेश्चन उस पर मैंडेटरी आप देख लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे केस स्टडी बन के आए या कैसे भी बन के आए, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। तो MSP के रिगार्डिंग आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है PDS की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। गाइस PDS जो है वो क्या होता है, इसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली पहले तो आपको MSP पता होना चाहिए। MSP क्या होता है भाई, सरकार जो है वो किसानों को ये आश्वासन देती है, संतुलित बाजार कीमत जो है वो संतुलित कीमत से ऊपर डिसाइड करती है कि आप जो है इस प्राइस पे बेचेंगे, इससे नीचे नहीं बेचेंगे। और अगर कोई आपसे आपकी फसल को नहीं खरीद रहा तो मैं आपकी फसल को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। ठीक है, फिर सरकार क्या करती है, उस प्राइस पे MSP के प्राइस पे सरकार उनकी फसलों को खरीद के बफर स्टॉक के अंदर रखती है, और उस बफर स्टॉक का यूज कहाँ पे करती है, अकाल के टाइम पे, या उन लोगों को प्रोवाइड कराती है जो निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं। ठीक है, थोड़े समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लोग हैं, उसको बहुत ही चीप रेट पे ये सारी की सारी चीज़ें, गेहूँ, चावल, चीनी वगैरह जो है अवेलेबल कराती है। तो भैया ये बफर स्टॉक वगैरह और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसको हिंदी में कहते हैं, ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जून 1947 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। बफर स्टॉक, PDS और MSP ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। उसके बाद कहता है कि इनमें से कौन सा चैनल किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बिक्री करता है। गाइज ये सब्जेक्टिव के अंदर जो है ना, सब्जेक्टिव के ऊपर भी 6 नंबर का क्वेश्चन मैंडेटरी था, एग्जाम में आते ही आता था। ठीक है, बाकी आप जो है इसके रिगार्डिंग आपने अगर बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, भाई अब किसानों को मार्केटिंग की दिक्कत है। ठीक है, वो अपनी फसल को डायरेक्ट उपभोक्ताओं को नहीं बेच सकते, लेकिन कई सारे जगहों पे कई सारे चैनल्स हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं, जहाँ पे किसान उपभोक्ताओं को डायरेक्ट सेल करते हैं, जैसे कि अपनी मंडी है। इन सब के इन सब के नाम और ये सब कहाँ पे हैं ये आपको ध्यान रखना है, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अपनी मंडी है, रायथू बाजार है, ऊजावर मंडी है, ये सब कहाँ है, क्या है, ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चैनल के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी है
चैनल का मतलब होता है जहाँ पे किसान उपभोक्ता को प्रत्यक्ष बिक्री करता है। तो भैया ये एक सॉल्यूशन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, ठीक है, ताकि किसान अपनी फसल को अच्छे से अच्छे दामों पे बेच सके। तो भाई इसके ऊपर भी क्वेश्चन मैंडेटरी, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कुछ चैनल्स हैं जो अलग अलग लोकेशनों पे चल रहे हैं और ये काम करते हैं। उसके बाद कहता है कि फसलों के विविधीकरण का अर्थ विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन से है, ना कि एकमात्र विशिष्ट फसल के उत्पादन से। विविधीकरण, विविधीकरण यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है। विविधीकरण का मतलब क्या होता है? विविधीकरण का मतलब सिंपल सा है कि एक फसल की बजाय मल्टीपल क्रॉप्स के अंदर डील करना विविधीकरण कहलाता है। तो क्या पूछ रहा है, क्या ये बात सही है या गलत है? तो भाई ये बात जो है बिल्कुल सही है। ऐसा क्वेश्चन भी विविधीकरण के ऊपर आ सकता है, या एक ऐसा क्वेश्चन भी विविधीकरण के ऊपर पूछा जा सकता है कि पहले किसान निर्वाह खेती करते थे अपने जीवन जीने के लिए, कि निर्वाह खेती से अगर आप व्यापारिक खेती करते हो, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हो, किसान का नज़रिया यहाँ से अगर यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है, क्या उस चीज़ को भी आप विविधीकरण बोलेंगे? बिल्कुल, उस चीज़ को भी हम जो है विविधीकरण बोलते हैं। अगर किसान पहले निर्वाह खेती करता था लेकिन अब निर्वाह खेती से अगर वो व्यापारिक खेती करने लग गया तो वो भी विविधीकरण का जो है एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि अब वो मल्टीपल क्रॉप्स के अंदर जो है डील करेगा। गाइज इस टॉपिक के ऊपर भी, इस चैप्टर से मैंडेटरी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आना ही आना है। उसके बाद कहता है कि उत्पादन गतिविधि में विविधीकरण का अर्थ आजीविका के वैकल्पिक माध्यमों को खोजना। देखो विविधीकरण फसलों के अंदर भी होता है, उत्पादन के अंदर भी होता है। तो कह रहा है उत्पादन गतिविधि में अगर विविधीकरण का अर्थ हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि रोजगार के अपने अन्य विकल्पों को खोजना, कि आप कैसे कैसे केवल कृषि के ऊपर डिपेंड ना रहकर और कई सारे ऑप्शंस आप जो है जनरेट कर सको। क्या ये विविधीकरण कहलाएगा उत्पादन के अंदर? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उत्पादन के अंदर विविधीकरण का अर्थ है कि आप एग्रीकल्चर को छोड़कर और सारे अपने पास ऑप्शंस को क्रिएट करो जहाँ से आप इनकम को जनरेट कर सको और अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर से बेटर कर सको। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बताई गई है। उसके बाद कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो गैर कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। गैर कृषि क्षेत्र मतलब कृषि को छोड़कर पशुपालन या मछली पालन या बागवानी या सभी। सो गाइज ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम ऊपर यहाँ पे कह रहे थे ना कि भाई कृषि को छोड़कर और कौन कौन से ऑप्शन है। तो कृषि को छोड़कर ये सारे ऑप्शंस हैं जिसको किसान अडॉप्ट कर सकता है और अपनी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर से बेटर कर सकता है। ये सब गैर कृषि क्षेत्र के अंदर जो है आते हैं। उसके बाद कहता है कि सूखे क्षेत्रों में जो सूखाग्रस्त जैसे राजस्थान वगैरह हो गया जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी रहती है, ड्राई फार्मिंग वहाँ पे जो होती है, तो कह रहा है वहाँ पे जो है पशुधन कृषि का महत्व अधिक होता है और फसल कृषि का महत्व जो है वो कम होता है। मतलब इन चीज़ों का महत्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और कृषि वगैरह का जो महत्व है वो कम है। पशुओं का महत्व ज़्यादा है, ठीक है, पशुपालन मछली पालन ये सब ज़्यादा है, कृषि का कम है। क्या ये बात ठीक है या सही है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र जैसे राजस्थान वगैरह मैंने आपको बताया वहाँ पे जो है ड्राई फार्मिंग की जाती है, पशुधन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एज कंपैरिजन टू फसल कृषि जो होती है, ठीक है, क्योंकि पानी की बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, सिंपल सी बात है। उसके बाद है कि जो मछली पालन है उसका जीडीपी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है। तो भाई आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मेरे ही बनाए हुए हैं, ठीक है। 2% का जो योगदान है जीडीपी के अंदर वो मछली पालन का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है कि फल और सब्जी के उत्पादन में भारत जो है ना वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि फल और सब्जी के उत्पादन के अंदर जो है भारत वर्ल्ड का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे जो है आपको दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी कहता है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो भाई राष्ट्रीय बागवानी मिशन, देखो बागवानी के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा ही आएगा। बागवानी क्या होती है, बागवानी का लिंक किस चीज़ से है, ठीक है, कब ये आया था, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फल और सब्जी के उत्पादन में वृद्धि करना, फल फूल सब्जी वगैरह, ये इसका ऑब्जेक्ट है। देखिए आप कहते हैं राष्ट्रीय बागवानी का उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना है। अभी मैंने आपको क्या बोला, राष्ट्रीय बागवानी का उद्देश्य क्या है, फल सब्जी फूल वगैरह इन सब के उत्पादन के अंदर वृद्धि करना, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है ये बिल्कुल ही गलत दी गई है। कह रहा है लघु और कुटीर उद्योगों में कोई भी अंतर नहीं होता। क्या ये बात ठीक है, गलत है? बच्चे इसको एक ही समझते हैं कि लघु और कुटीर उद्योग ये पूरा एक ही वर्ड है, दोनों एक ही है।
ठीक है। लेकिन भाई लघु और कुटीर उद्योगों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। कुटीर उद्योग किसको कहते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो कि अपनी ऐसा काम करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके ही, किसी मशीन वगैरह का यूज़ नहीं करते, ठीक है, और कोई लेबर वगैरह को बाहर से हायर नहीं करते, बिजली वगैरह का कोई यूज़ नहीं करते हैं वो। लेकिन जो लघु उद्योग होते हैं वो मशीनों का भी यूज़ करते हैं, लेबर को बाहर से भी हायर करते हैं, बिजली वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत दी हुई है। उसके बाद कहता है कि तनवा का जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। तनवा का जो संबंध है वो किस चीज़ से, तनवा क्या चीज़ है। तनवा जो है वो तमिलनाडु के अंदर महिलाओं को जो है फीमेल्स को एग्रीकल्चर की टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इस चीज़ का जो संबंध है वो तनवा इस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश हुआ है कि तमिलनाडु के अंदर जितनी भी फीमेल्स हैं उसको एग्रीकल्चर की टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तनवा इस चीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। केवल महिलाओं को, ठीक है जी, पुरुषों को नहीं, दोनों को नहीं, केवल महिलाओं को, ठीक है। तो तनवा क्या है ये आप पढ़ के जाइएगा। और तनवा का पूरा नाम जो है क्या है, तनवा का पूरा नाम जो है कृषि में तमिलनाडु महीना, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद कहता है कि खाद के मामले में, फूड के मामले में फूड का कलेक्शन करने वाली प्रमुख सरकारी एजेंसी का नाम जो है वो क्या है। गाइज ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों, 47 और 48। एफसीआई के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी आना ही आना है। एफसीआई जो है वो एक सबसे बड़ी कह सकते हो सरकारी एजेंसी है जो फूड की स्टोरेज जो है अपने पास करती है, और इसकी स्थापना जो है वो 14 जनवरी 1965 के अंदर जो है वो की गई थी। तो एफसीआई क्या है, एफसीआई का पूरा नाम क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये शायद इसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी और ये एक बहुत ही बड़ी सरकारी एजेंसी है जो फूड की कलेक्शन स्टोरेज करती है। इसके रिगार्डिंग आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कहता है कि भाई स्वर्ण क्रांति जो है, स्वर्ण क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। देखो कितनी क्रांति कई तरीके की होती हैं, आपको हरित क्रांति पढ़नी है, आपको श्वेत क्रांति पढ़नी है और आपको स्वर्ण क्रांति पढ़नी है, ठीक है। ये 3 क्रांति को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। होने को तो ब्लैक है, पिंक है, येलो है, बहुत सारी हैं, ठीक है। क्रांति हर कलर की क्रांति होती है, आपको नहीं पढ़नी हर कलर की, आपको केवल वो पढ़नी है जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो मैंडेटरी है। तो भैया स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी से है। अब बागवानी से है तो मतलब सिंपल सी बात हो गई, ये बागवानी का लिंक किससे, फल फूल सब्जी के उत्पादन में वृद्धि करने से है। तो स्वर्ण क्रांति का भी लिंक किससे हुआ, इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करने से। हरित क्रांति का कृषि के उत्पादन में, श्वेत क्रांति का दूध के उत्पादन में, और स्वर्ण क्रांति का मैंने आपको बता ही दिया। और इसका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली 1991 से लेके 2003 तक का जो है टाइम पीरियड माना जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस ये 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। अब आप इस चैप्टर से पूरे के पूरे फ्री हो जाइए, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप इस चैप्टर से बनता है और आप इसको जो है अटेंड नहीं कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी ब्राउज़र पर आप सर्च करेंगे www.rdclasses.online या rdclasses.online भी जो है आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फ्री नोट्स पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ मैंने डाल दिया चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट एमसीक्यू इन हिंदी क्लास 12, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा का पूरा लोड होने देंगे, 5 से 10 सेकंड का टाइम लेगा। पूरी की पूरी पीडीएफ आपके पास जो है ये लोड हो जाएगी। या सामने आपके पास ऊपर ही डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये पूरी की पूरी पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा था गाइस, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपके फ़ोन में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगी। और देखिए ये पूरी की पूरी विद आंसर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप जो है इन 50 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन इस चैप्टर की कर सकते हैं। इन 50 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको टर्म 1 के लिए बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर करके जाइएगा। यहाँ डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। बाकी अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भाई मैं सारे के सारे चैप्टर, ठीक है, जो भी आपके टर्म 1 के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों कंप्लीट आपको करा चुका हूँ। भुगतान शेष और विदेशी विनिमय के चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था ये रहा, चैप्टर 8
मनी एंड बैंकिंग चैप्टर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4, ओल्डर पोस्ट पे जाएंगे चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1, ठीक है। सारे के सारे एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी टर्म 1 के एग्जाम में प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको सारे के सारे, आप हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और समष्टि भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और कल से हम जो है अपना, अगर आप नए, आपको नहीं पता है, कल से हम जो है अपनी लाइव क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं भैया। तो भैया लाइव क्लास अगर आपको नहीं पता है 5:30 बजे यूट्यूब पे होने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और उस लाइव क्लास के अंदर जो है हम एडवांस लेवल के एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा है। तो भैया मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।